नमस्कार। आज हमारे साथ उपस्थित हैं रचनात्मक जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार झा जी। झा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्यरश्मि में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस युग समझा और अपने चैनल पे बुलाया। ये आप राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, एक पार्टी के आप अध्यक्ष हैं। वर्तमान में जो राजनीति का स्वरूप हो गया है भारत में, क्या वर्तमान राजनीतिक परिवेश भारतीयों के अनुरूप है? आज की जो राजनीतिक परिवेश है ये भारतीयों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि देश में आज तक जितने भी राजनीतिक दल बने सभी जनहित कार्यों के लिए बने, हिंदुस्तानियों के लिए बने। जब इन्हें सत्ता मिला ये सब कुछ भूल गए, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, परिवारवाद में लिप्त हो गए। इन्होंने भारत की संस्कृति को क्षति पहुंचाया अपने निज स्वार्थ के लिए। आज भी भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके बड़े बड़े नेता हैं, जब स्टार्टिंग में इस क्षेत्र में आए तो उनकी स्थिति क्या थी ये जनता बहुत भली भांति जानती है। पर आज उनके खुद के बच्चे भारत में नहीं है, विदेशों में पढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई भारत की शिक्षा व्यवस्था हम सही कर रहे हैं। तो ये आज की जो राजनीतिक दल जितने भी हैं और जो राजनीति है भारत के लिए हमें नुकसानदायक है, ठीक नहीं। ये 1947 तक जितना नुकसान अंग्रेजों और मुसलमानों ने भारत को पहुंचाया था, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि 1947 के बाद के ये सो कॉल्ड नेता ज्यादा नुकसान पहुंचा दिए? ये बिल्कुल सही है, 100% सही है आपकी बात, क्योंकि 1947 से पहले तलवारों से नुकसान पहुंचाया गया। औरंगजेब वगैरह ने तलवारों से नुकसान पहुंचाया भारत को, और संविधान के रास्ते से इन राजनीतिक दलों ने नुकसान पहुंचाया। भारत का जो संविधान बना वह संस्कृत में बनना चाहिए था, जिससे उस समय संस्कृत के जो जानकार हमारे बड़े बड़े विद्वान थे, आचार्य थे, अगर कुछ कमी होती तो उसमें काट छांट करते, पर ऐसा नहीं हुआ। उसे अंग्रेजी में बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि जब तक उस समय भारत के जो जनसंख्या थी मुश्किल से 5-7% ही इंग्लिश जानती होगी, बाकी मैं पूरा 100% कंफर्म नहीं हूं कि क्या परसेंट था। तो इन्होंने ये अंदाजा लगाया होगा, जो मैं सोचता हूं कि जब तक देश अंग्रेजी सीखेगा, इसको पढ़ेगा, तब तक तो हम इसको दोबारा से गुलाम बना लेंगे। जब उस समय क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया आजादी के लिए, उस आजादी को दोबारा से खत्म करने के लिए इन्होंने इस गेम प्लान किया जिसके ऊपर ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो देश के लोगों ने बहुत क्षति पहुंचाया है। आपको लगता नहीं कि आज तक हम लोग गुलाम हैं? हाँ, शैक्षणिक तौर पे, चारित्रिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे जितना पश्चिम का नकल आज हो रहा है भारत में, इतना पहले नहीं होता था। बिल्कुल, हम लोग गुलाम तो हैं। हमारी शिक्षा पद्धति खराब हो गई। मैंने लिखा है कि हमारी 2 पीढ़ी खराब हो चुकी, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति थी उसके आधार पे हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण नहीं किया, हमने मैकाले की शिक्षा पद्धति पे शिक्षा ग्रहण किया। उस 2 पीढ़ी में मैं भी आ जाता हूं। यदि हमें भारत को दोबारा से समृद्ध बनाना है तो हमें अपनी शिक्षा पद्धति सुधारनी होगी, अपने नए पौधों को दोबारा से पानी डालना होगा, उनकी सिंचाई करना होगा, तभी हो पाएगा। पुराने लोग नहीं कर पाएंगे, और न पुराने जितने भी हमारे ग्रंथ थे या जो भी हैं, सबको इन लोगों ने दोबारा से गलत तरीके से लिख करके खत्म कर दिया, वैमनस्य पैदा किया। हाँ, जिसके कारण से मैं नहीं मानता कि लोग, मैं तो कहता हूं कि मैकाले की शिक्षा पद्धति के 100% बायकॉट हो जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से चालू होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था पे मैंने एक पहले भी एक मुद्दा उठाया हुआ था और आज भी है और रहेगा, कि भारत की शिक्षा सभी के लिए एक समान हो और सभी मिलिट्री स्कूल में पढ़ें। जो जगह जगह प्राइवेट स्कूल, एमसीडी स्कूल बना रखा है नगर निगम का या जो भी, ये सब ना होकर के
ये सब मिलिट्री स्कूल हो पूरे देश के अंदर, पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था एक हो, मिलिट्री के हवाले कर दिया जाए। जैसे आज कुछ दिन पहले मैंने हमारे बड़े माननीय को सुना था कि उन्होंने मीडिया में आके कहा था कि मैंने 100 मिलिट्री स्कूल बनाए हैं। तो भाई क्या उतने ही बच्चे हैं पूरे देश में क्या जो 100 स्कूल में मिलिट्री स्कूल में पढ़ेंगे? पूरे देश में क्यों नहीं बनाया? उस पर आप लोग कार्य क्यों नहीं करते? तो मिलिट्री स्कूल पूरे देश में बनना चाहिए, ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। आज के दिन में राजनीति एक धंधा बन चुका है। पॉलिटिशियन को न देश से मतलब है न देश की जनता से मतलब है। इनके वेतन भत्ता और जो लगातार सुरसा के मुख के समान बढ़ते चले जाते हैं, इसमें आप लोगों की पार्टी क्या करती है? क्या स्टैंड है आपका? हम लोग इनके खिलाफ हैं। ये जो राजनीतिक क्षेत्र था, ये सेवा का क्षेत्र था। जो सेवा करने की भावना, समाज को आगे ले जाने की भावना रखते थे, वो लोग इस क्षेत्र में आते थे। अब वो लोग इस क्षेत्र में नहीं आते। अब जो है व्यापारीकरण हो चुका है इसका। जो व्यापार करते हैं वो आते हैं, जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए चुनाव प्रचार में खर्च करते हैं और जीतने के बाद वो अपने अरबों को खरबों बनाते हैं। यहां मैं जनता को भी थोड़ा दोष दूंगा कि जो सच्चे ईमानदार लोग हैं वो उन्हें वोट क्यों नहीं देते, ये उनका प्रचार क्यों नहीं करते। पर जनता भी ऐसा नहीं करती है। चुनाव के समय में वो देखती है कि किसका प्रचार ज्यादा हो रहा है, किसके बैनर ज्यादा लगे हैं, किसके टीवी पे डिबेट ज्यादा हो रहा है, किसका फोटो ज्यादा लग रहा है। तो वो ये नहीं सोचती कि इनमें जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, कल ये हम ही से वसूलेंगे, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, वो हमसे ही वसूलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो जनता भी दोषी है। जनता सच्चे सेवक को पहचाने, उन्हें मैदान में लाए, और जो सच्चे ईमानदार लोग जो इस क्षेत्र से पीछे हटते हैं, उन्हें दोबारा इस क्षेत्र में लाया जाए, तभी कल्याण होगा। राजनीति में जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग तो हावी होंगे। हाँ, ये तो फैक्ट है। तो आज उनकी संख्या बढ़ी है। आज के दिन में राजनीति का जितना अपराधीकरण हुआ है वो शायद कहीं नहीं हुआ था और ना पहले कभी हुआ है। बिल्कुल सही। आज राजनीति में अपराधीकरण बढ़ गया है क्योंकि जितने भी राजनेता हैं वो इन्हें अपराधियों को पालते हैं, अपराधियों को पालते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, क्योंकि उन्हें अनलीगल कार्य करवाने होते हैं इनडायरेक्ट। तो इसलिए ऐसा करते हैं, इसलिए अपराधीकरण बढ़ा है। आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आप भी राजनीतिक दल चला रहे हैं जी। तो आप क्या सोचते हैं अगला चुनाव का मुद्दा क्या होगा और क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे चुनाव में? आने वाले लोकसभा चुनाव में रचनात्मक जन मोर्चा पार्टी चुनाव लड़ेगी। मैं खुद भी एक प्रत्याशी रहूंगा और जन भावना के कार्य से आया हूं। भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने की तरफ मेरा कदम है और मैं इस कार्य को आगे बढ़ाऊंगा, और ये तब तक चलेगा जब तक भारत अखंडता के सूत्र में ना बंध जाए, अपने पुराने स्वरूप में दोबारा से ना आ जाए, तब तक ये कारवां चलता रहेगा। 2024 में मैं भी एक प्रत्याशी हूं रचनात्मक जन मोर्चा पार्टी की तरफ से। तो ये जो वर्तमान स्वरूप भारत का है, एक चीज अटपटा आपको नहीं लगता है? 1947 में एक बंटवारा हुआ, ये आश्चर्यजनक बंटवारा हुआ। बंटवारा के बाद भी जो लोग बंटवारा चाहते थे वो भी इधर ही रह गए और नहीं चाहने वाले भी उधर चले गए। ये कैसा बंटवारा है? ये बंटवारा नहीं, छल है। ये छलिया गए, छला गया, हिंदुओं को मूर्ख बनाया गया, मूर्ख बनाया गया। यदि आपको बंटवारा चाहिए था, अलग देश चाहिए था मजहब के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे नहीं। लोग कहते हैं धर्म के नाम से देश बंटवारा हुआ, ये कहना आज से बंद कर दीजिए। धर्म के नाम से नहीं, मजहब के नाम से। और जब मजहब वालों को एक अलग देश मिल गया तो यहाँ ये क्यों, ये एक सवाल है। ये सवाल जनता खुद डिसाइड करे कि सही है गलत है और वो अपने आप निर्णय ले। यदि आप मजहब के नाम से एक अलग देश ले चुके हैं तो फिर उनका यहाँ क्या काम, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। तो उस समय के नेताओं का दोष है ना। जब आप अपने घर का बंटवारा कर दिए दो भाइयों में, तो ऐसा थोड़ी होता है कि आपके घर में भी वो आके रहने लगे और आप तो उसके घर में नहीं जाते हैं लेकिन वो आपके घर में रहने लगे। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। उसके बाद भी आपको धमकी भी देता है, हर तरह के
टेररिस्ट अटैक भी करता है, तो ये इसके लिए दोषी क्या भारत के नेता लोग नहीं हैं? इसके लिए दोषी भारत के नेता भी हैं और भारत का लचीला संविधान भी है। भारत में मंदिरों के पुजारियों को 5 पैसे नहीं मिलते, यहां तक कि मंदिर से टैक्स लिया जाता है, लेकिन मस्जिद के मौलवियों को वेतन मिलता है, उनको तीर्थ यात्रा के लिए छूट मिलती है, पैसे मिलते हैं। तो क्या भारत के हिंदुओं के साथ ये धोखा नहीं हो रहा है? टैक्स पेयर कौन है? इसलिए तो मैं कहता हूं कि आजादी अभी अधूरी है, हमें दोबारा से बिगुल बजाना होगा और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आजादी पूर्ण रूप से अभी हमें नहीं मिला है। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप क्या स्टेप उठाएंगे? मैं इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा जो अब तक रोका गया है। सनातन संस्कृति का फिर से उत्थान होगा? उत्थान होगा नहीं, 100% होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आपकी पार्टी मजबूत हो, सत्ता में आए और भारत अखंड हो, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जनमानस को मेरा मेरी तरफ से नमस्कार और धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना और मैं चाहूंगा कि इस 2024 में आप लोग एक सच्चे, ईमानदार, कर्मठ लीडर को चुनें। जय हिंद, भारत माता की जय। वंदे मातरम।